हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील सर और सनमेट्रिक्स लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के चौथे अध्याय को पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, यानी कि आज हम लोग वैसी लेखिकाओं के विषय में पढ़ने वाले हैं जिन्होंने संस्कृत साहित्य के रचना में, यानी कि वेद हो गया, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, या ये उपनिषद जैसे आप जानते हैं, तो इन सारे जो किताबों के विषय में जब जानते हैं तो ये संस्कृत का साहित्य है। तो इन्हीं के रचना में जिन महिलाओं ने अपना अपना योगदान दिया है, उन महिलाओं के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पर इस अध्याय से रिलेटेड जो समरी यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि सारांश दिया हुआ ऊपर में, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग इस अध्याय के एक एक लाइन को सही ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके बाद इसी वीडियो में हम लोग इस अध्याय से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, चाहे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का हो, दोनों प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। यानी कि ये वीडियो पूरा वन शॉट वीडियो होने वाला है। तो अगर ध्यानपूर्वक आप अगर यहाँ देखिएगा तो इससे होगा क्या कि आपके एग्जाम में जो भी इस अध्याय से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो आपसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अध्याय का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, यानी कि संस्कृत साहित्य में लेखिका। लेखिका का तो नाम से आप परिचित होंगे, क्योंकि लेखक जैसे आप जानते हैं तो ये पुरुषों में जो लिखने वाले व्यक्ति होते हैं, साहित्य का रचना करने वाले व्यक्ति होते हैं, उसको लेखक कहते हैं। लेकिन वही अगर महिला कुछ लिख रही हो तो उसे हम लोग लेखिका कहेंगे। और संस्कृत एक भाषा है और इसी में जो साहित्य को लिखा जाता है उसी को संस्कृत साहित्य कहा जाएगा। तो संस्कृत साहित्य की रचना में जिन महिलाओं ने योगदान दिया है उसी को संस्कृत साहित्य लेखिका कहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं संस्कृत साहित्य लेखिका, यानी कि संस्कृत साहित्य में जो जो मुख्य रूप से लेखिका हैं उनके विषय में आज हम लोग जानेंगे। वो भी बहुत ही प्रसिद्ध, जिन्होंने बहुत बड़े स्तर पर योगदान दिया है। ठीक है, अगर भारत के उन सारी महिलाओं के विषय में जानने का प्रयास करने लगे जिन्होंने थोड़ा भी योगदान दिया है संस्कृत साहित्य की रचना में, तो ये अध्याय बहुत लंबा हो जाएगा। शायद हो सकता है महीना 2 महीना तक चल सकता है, लेकिन आज हम लोग ये 30-40 मिनट या मुश्किल से 50 मिनट के अंदर ही हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम लोग वैसे महिलाओं के विषय में पढ़ेंगे जो बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो अध्याय का यहाँ पर सारांश पढ़ेंगे। तो अध्याय के सारांश में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, समाजस्य यानम पुरुषे नारीभिश्च चलति, यानी कि पहले ही लाइन में कहा है कि समाज का यान पुरुष और नारी दोनों के द्वारा चलता है। तो समाज एक यान की तरह, एक रथ की तरह है, जिसका एक पहिया अगर आप मानते हैं पुरुषों को तो दूसरा पहिया महिला है। तो इन दोनों के द्वारा समाज का यान चलता है, किसी एक के बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर आप देखिएगा समाज में किसी एक क्षेत्र में पुरुषों का ज़्यादा वर्चस्व है तो किसी दूसरे क्षेत्र में आप देखिएगा महिलाओं का ज़्यादा वर्चस्व है। यानी कि अगर ओवरऑल अगर आप देखते हैं समाज के हर एक क्षेत्र को मिला करके, तो समाज में पुरुषों का जितना योगदान है उतना ही महिलाओं का भी योगदान है। तो इसीलिए कहा गया है कि समाज का यान पुरुषों और नारी के द्वारा चलता है। तो आज हम लोग साहित्य के क्षेत्र में अगर पढ़ने वाले हैं तो साहित्य के क्षेत्र में आपको देखने मिलेगा कि दोनों का समान योगदान है, चाहे पुरुष हो या महिला हो। ठीक है, आगे देखिए लिखा है कि साहित्य अपि उभयो समानम महत्वम, साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सही ढंग से अगर आप समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। साहित्य यानी कि साहित्य में, अपि मतलब भी होता है, उभयो यानी कि दोनों का, समानम मतलब समान यानी कि बराबर, और महत्वम यानी कि महत्व है। तो संस्कृत साहित्य के रचना में भी, उनके लेखन में भी दोनों का समान महत्व है, यानी कि पुरुषों का और महिलाओं का। आगे देखिए लिखा है, अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियो अपि तत्परा सन्ति यशस् लभन्ते। यहाँ पर देखिए लिखा है आगे कि अधुना सर्वभाषासु, यानी कि आधुनिक समय के सभी भाषाओं के साहित्य रचना में, यहाँ पर लिखा है सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम, मतलब जितनी भी भाषा है, चाहे हिंदी हो जाए, आधुनिक समय के भाषा में हिंदी को आप देखिएगा, अंगिका को देखिएगा, ठीक है, मगही को देखिएगा, अवध भाषा को देखिएगा, ब्रज भाषा को देखिएगा, ये जो भी भाषा है, ठीक है, मिथिलांचल में मिथिला भाषा बोलने वाला है, भोजपुरी भाषा बोलने वाला है, ठीक है, उसी तरह से बंगला आप जानते हैं। तो ये सारी जितने भी भाषाओं को आप देखिएगा, उन सारे भाषाओं के रचना में स्त्रियां भी, यहाँ पे लिखा है कि स्त्रियों अपि, यानी कि स्त्री भी तत्परा संति, यानी कि तत्पर है, यानी कि एक तरह से प्रखर रूप से, मुख्य रूप से काम कर रहे हैं जिस तरह से पुरुष काम कर रहे हैं। ठीक है,
और यहाँ पर लिखा है यशस लभन्ते, यानी कि यश प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि अपना नाम कमा रहे हैं अपने रचना के माध्यम से। आप हिंदी साहित्य में आप महादेवी वर्मा का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो यही चीज है। तो जब हम लोग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं में अगर देखते हैं तो महिलाओं ने भी उतना ही योगदान दिया है जिस प्रकार से पुरुषों ने योगदान दिया है, ठीक है। आगे देखिए लिखा है कि संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धि योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। आगे बताया जा रहा है, जैसा कि पहले हमने भी बताया था कि किसी क्षेत्र में अगर आपको देखने मिलता है कि महिलाओं का कम वर्चस्व है, पुरुषों का ज्यादा है, तो किसी दूसरे क्षेत्र में आपको मिल जाएगा पुरुषों का कम वर्चस्व है और महिलाओं का ज्यादा वर्चस्व है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि संस्कृत साहित्य, यानी कि संस्कृत साहित्य में भी जिस प्रकार से बाकी सारे भाषाओं में देखा गया कि संस्कृत बाकी सारे भाषाओं के साहित्य के रचना में स्त्रियों ने योगदान दिया है, उसी प्रकार से संस्कृत साहित्य के रचना में भी प्राचीन काल से ही साहित्य को समृद्ध बनाने में दोनों का समान योगदान है, या योगदान जो है न्यूनाधिकम प्राप्यते, यानी कि कहीं कम तो कहीं ज्यादा ऐसा देखने मिलता है। यानी कि हर जगह पर कहीं ना कहीं हम लोग योगदान को देखते हैं। अगर पुरुषों का अधिक योगदान है तो महिलाओं का थोड़ा बहुत तो जरूर योगदान है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल योगदान नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे कारण हो जाता है क्योंकि महिलाओं को उस स्तर पर बढ़ावा भी नहीं मिल पाता है, जिसके कारण ये पीछे रह जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए लिखा है पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्धा नाम लेखिका नामेव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पूर्णे तासाम योगदानम ज्ञायेत। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्धा नाम, इस पाठ में अति प्रसिद्ध जो लेखिका नाम में बोल रहा है, यानी कि लेखिका सब जो हैं उनके नाम का चर्चा करेंगे, जो साहित्य के निधि को पूरा करने में अपना योगदान दिया है। साहित्य का निधि क्या होता है? साहित्य तो आप जान ही गए। साहित्य में अगर संस्कृत साहित्य का बात करेंगे तो रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, पुराण, ये सारी किताबें आ जाता है, गीता, है ना। तो अलग अलग प्रकार की किताबों को हम लोग सुनते हैं संस्कृत साहित्य में। तो वो एक प्रकार से क्या है कि संस्कृत साहित्य अगर पूरा को मिला देते हैं, ये खजाने की तरह है जिसको निधि कहा जाता है। तो साहित्य का जो खजाना है उसको पूरा करने के लिए महिलाओं ने जो योगदान दिया है उसके विषय में आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए पाठ के सारांश को हम लोग अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाइन बाय लाइन समझ चुके हैं। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर अध्याय को, कि अध्याय में क्या बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्रकारश्च संवर्धितम। यहाँ पर लिखा है विपुलम संस्कृत साहित्य, यानी कि विपुलम का अर्थ होता है विशाल। संस्कृत साहित्य में यानी कि संस्कृत साहित्य जो है, विशाल संस्कृत साहित्य जो है, विभिन्न कवि भी शास्त्रकारश्च संवर्धितम, यानी कि विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा संवर्धित है, यानी कि सबों ने मिल करके उसे एकत्रित करके बनाया है, इतना विशाल बना करके हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। आज हम लोग जो देखते हैं संस्कृत साहित्य को बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर देखिएगा तो क्या नहीं लिखा हुआ है संस्कृत साहित्य में। हर एक टॉपिक पे, हर एक चीजों से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको किताब मिल जाएगा। नीति का हो, धर्म का हो, विज्ञान का हो, गणित का हो, खगोल का हो, हर भाषा, हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको संस्कृत में कहीं ना कहीं आपको किताब मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप देखिएगा गणित के क्षेत्र में तो आर्यभट्टियम जो लिखा है आर्यभट्ट के द्वारा, तो उसमें खगोल के विषय में, गणित के विषय में लिखा हुआ है। तो बहुत तरीके से अगर नीति के विषय में देखिएगा, नीति शतक, चाणक्य नीति दर्पण, विदुर नीति, ये सब क्या है। नीति के विषय में अगर आप देखिएगा एक और जैसे बहुत ही प्रसिद्ध किताब है भगवत गीता, आप सुने भी होंगे। तो ये सब क्या है, नीति किताब ही है जो हम लोगों को अपने अंदर जो नियम को अपने यानी कि जीवन में उतारना चाहिए वैसे नियमों को बताता है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग जो देखते हैं वो सारा बहुत अलग अलग प्रकार के कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा बनाया गया है। तो यही चीज यहाँ पर कहा गया कि विशाल संस्कृत साहित्य जो है वो विभिन्न कवियों के द्वारा और शास्त्रकारों के द्वारा संवर्धित है, यानी कि बनाया गया है। आगे लिखा है कि वैदिक कालादारभ्य शास्त्राणाम काव्यानांच रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दत्ता चित्ता भवन तथा स्त्रियों अपि दत्तावधाना प्राप्यन्ते। यहाँ पर लिखा है कि वैदिक कालादारभ्य यानी कि वैदिक काल से ही शास्त्रों और काव्यों के रचना और संरक्षण में, रचने मतलब रचना यानी कि लिखने में, और संरक्षण मतलब उसको बचाने में। आज हम अगर आपको संस्कृत पढ़ा रहे हैं, अगर हम कोई किताब संस्कृत में नहीं लिखे हैं तो रचना तो नहीं किए, लेकिन आज हम अगर आपको संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो हम संस्कृत का संरक्षण कर रहे हैं, संस्कृत को बचा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हो जाता है कि एक रचना हो गया, एक संरक्षण हो गया। तो चाहे रचना का बात हो या संरक्षण का बात हो, जिस प्रकार से
पुरुष दत्तचित्त हैं, यानी कि पुरुष जिस प्रकार से तत्पर हैं उसी प्रकार से स्त्री भी दत्तावधाना प्राप्यन्ते, यानी कि पुरुष स्त्रियां भी एक तरह से देखा जाता है कि एक्टिव हैं वो भी, ठीक है। जिस प्रकार से पुरुष हम लोग देखते हैं कि पुरुषों को कई क्षेत्रों में संस्कृत साहित्य की रचना में, संरक्षण में काम कर रहे हैं पूरे तत्पर होकर के, उसी प्रकार से महिलाएं भी तत्पर होकर के इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और ये प्राचीन काल से ही, वैदिक काल से ही देखा जा रहा है। आगे देखिए लिखा है कि वैदिक युग के मंत्राणाम दर्शका न केवला ऋषया प्रयुक्त ऋषिका अपि संति। यहाँ पर देखिए लिखा है कि वैदिक का युगे, मतलब वैदिक युग में जिस समय वेद का रचना हो रहा था उस समय मंत्रों के दर्शका यानी कि मंत्र जो लिखा गया है वेदों में, जैसे ऋग्वेद अगर देखिए उसमें 10,552 मंत्र लिखा हुआ है। उसी तरह से ऋग्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, उसी तरह से सामवेद हो गया, और एक और है यजुर्वेद हो गया, ठीक है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो चारों वेद है, ये चारों वेदों में जो मंत्र लिखा गया है उनमें मंत्रों को लिखने वाले केवल ऋषि ही नहीं है, यानी कि पुरुष ही नहीं है, बल्कि ऋषिकाओं ने भी योगदान दिया। कुछ महिलाएं भी थी जिन्होंने उन सारे मंत्रों की रचना में भागीदारी निभाया है, ठीक है। आगे देखिए लिखा है ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंचमंत्रा ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते यमी अपाल यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वाघाम्बरिणी इत्यादि। बोला गया कि ऋग्वेदे यानी कि ऋग्वेद में चतुर्विंशति यानी कि 24 ऋषि का मंत्र दर्शनवती थी, और अथर्ववेद में पांच ऋषि का यानी कि 5 ऋषि का मंत्र दर्शनवती थी। मतलब जब ऋग्वेद का रचना हो रहा था उस समय 24 महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने ऋग्वेद में मंत्रों को लिखा है, ठीक है। और अथर्ववेद की रचना के समय 5 ऋषिका ऐसी थी जिन्होंने अथर्ववेद में मंत्र को लिखा है, ठीक है, मंत्र को लिखी है। तो ये चीज हो गया। तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि अगर हम लोग देखते हैं वैदिक काल में भी, यानी कि वेद की रचना के समय में भी, तो मंत्रों की रचना करने में भी कहीं महिलाएं पीछे नहीं थी, पुरुषों की भांति ही उन्होंने भी, महिलाओं ने भी योगदान दिया है। और जिनमें से यहाँ पर देखिए 5 का नाम भी दे दिया, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वाघाम्बरिणी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा आपके एग्जाम में, अगर पूछा जाए कि वैदिक काल में ही, वैदिक काल से ही, यानी कि वैदिक काल के 5 ऋषिकाओं के नाम लिखें, ऐसा अगर सवाल पूछा जाए तो आप लिख दीजिएगा यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वाघाम्बरिणी। ये जो हो गया 5 ऋषिकाएं ऐसे हैं जो वैदिक काल के हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अलग अलग काल के भी हम लोग ऋषिका के विषय में बात करेंगे। यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि ये ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाएं मंत्र दर्शनवती थी, मंत्र दर्शनवती मतलब मंत्र का रचना करने वाली, तो 24, और अथर्ववेद में कितने थे, तो 5। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे देखिए लिखा है मंत्र दर्शका, यानी कि किसे कहा गया है, मंत्र दृष्टा जिसे कहा जाता है। मंत्र दर्शका यहाँ लिखा है, मंत्र दृष्टा अगर बोला जाए, यानी कि हिंदी में अगर देखिएगा तो मंत्र दृष्टा होता है, यानी कि मंत्र को लिखने वाली, ठीक है। तो ये चीज हो गया। आगे देखिए लिखा है वैदिक काल से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा है बृहदारण्यक उपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्म तत्व शिक्षयति। अब उपनिषद का जब रचना हो रहा था, पहले वेद का रचना हुआ, पहले भी हम आपको पहले अध्याय में बताए थे, पहले वेद का रचना हुआ, उसके बाद उपनिषदों का रचना हुआ। वेद के ही सिद्धांतों को बताने के लिए उपनिषद का भी रचना हो रहा था। तो उपनिषद का जब रचना हुआ उस समय में भी महिलाओं ने उसी प्रकार से योगदान दिया था जिस प्रकार से वैदिक युग में योगदान दिया। तो यही चीज यहाँ पर लिखा है कि बृहदारण्यक उपनिषद, एक उपनिषद का नाम है बृहदारण्यक, ठीक है। नाम आपको बोलने में बड़ा मुश्किल लगेगा बृहदारण्यक उपनिषद, लेकिन धीरे धीरे अगर बोलिएगा तो समझ में आ जाएगा या बोल पाइएगा, ठीक है। तो बृहदारण्यक उपनिषद के रचना के समय इसमें भी बताया जा रहा है कि याज्ञवल्क्य नाम का एक राजा था और उनकी पत्नी मैत्रेयी, यानी कि मैत्री जो थी वो दार्शनिक रुचि की थी। दार्शनिक रुचि का मतलब क्या हो गया, वो यानी कि ईश्वर, आत्मा, परमात्मा के विषय में, यानी कि या मंत्रों को लिखने के विषय में वो रुचि रखती थी, ठीक है। वो यानी कि दार्शनिक रुचि की थी। तो ऐसा वर्णित है कि जो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी है वो दार्शनिक रुचि के होने के कारण याज्ञवल्क्य उसको आत्म तत्व का शिक्षा देते थे, यानी कि आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ठीक है, सत्य, असत्य, ये इन सारे चीजों के विषय में ज्ञान, यानी ज्ञान की बातें बताते थे। याज्ञवल्क्य खुद बताते थे अपनी पत्नी को, क्योंकि वो अब रुचि पर बात है, यानी कि अगर किसी का इच्छा है, जानने की उत्सुकता है तो बताने में क्या लगा है। तो यही चीजें हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर पूछा जाएगा कि याज्ञवल्क्य की पत्नी यानी कि मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में लिखा गया है, किस उपनिषद में मिलता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में। उसके बाद पूछा जाएगा कि मैत्रेयी के पति कौन थे, यानी कि उनके राजा कौन थे, तो याज्ञवल्क्य। अगर पूछा जाएगा याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो मैत्रेयी। इस तरीके से अगर पूछा जाए कि मैत्रेयी किस रुचि की थी, तो दार्शनिक रुचि की थी, यही चीज है। आगे देखिए लिखा है कि जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचकन्नवी तिष्ठति स्म। और कहा गया है कि जनकस्य सभायाम यानी कि जनक के यानी कि पिता के सभा में शास्त्रार्थ में कुशल होने के कारण गार्गी वाचकन्नवी जो थी वो अपने पिता के सभा में बैठते थे। अगर किसी राजा की बेटी बहुत ही योग्य है, बहुत ही शिक्षित है या बहुत ही ज्ञानी है, तो उनको सभा में जगह देने में क्या दिक्कत है। आप जानते होंगे अकबर के बारे में, जिन्होंने नवरत्न रखा था अपने सभा में, उन्होंने 9 गो ऐसे व्यक्तियों को रखा था जो बहुत बड़े विद्वान सब थे। अब सोचिए कि राजा करना क्या चाहता है कि उनके साथ में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो निर्णय लेने में उनका मदद करे। अगर खुद उनकी बेटी हो तो उसमें क्या दिक्कत है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि जनक के सभा में यानी कि पिता के ही सभा में शास्त्रार्थ में कुशल होने के कारण गार्गी अपने पिता के सभा में बैठते थे। तो अगर पूछा जाएगा कि गार्गी वाचकन्नवी जो हैं वो क्यों पिता के सभा में बैठते थे, क्योंकि वो शास्त्रार्थ में कुशल थे और वो पिता के निर्णय लेने में मदद करते थे। ठीक है, आगे देखिए लिखा है कि महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांत अनुशीलन प्रायः सुलभाया वर्णनम लभ्यन्ते। और कहा गया है कि महाभारत में भी जीवन पर्यंत को वर्णन करते हुए वेदांत अनुशीलता को बताते हुए यानी कि वेदांत दर्शन को बताते हुए या अलग अलग चीजों को जीवन के अलग अलग पड़ाव पर अगर आप देखिएगा तो महाभारत में भी सुलभता पूर्वक वर्णन किया हुआ है वैसी महिलाओं के विषय में जिनका यानी कि बहुत विशेष महत्व रखता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। आगे देखिए लिखा है फिर लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण 44 कवित्रीणाम सार्ध संतम पद्यानि स्फुट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। कहा गया है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में अभी देखिए 3 कालखंड तक हम लोग आ चुके हैं। पहला वैदिक काल, दूसरा उपनिषद जब रचना हो रहा था उसका काल। ठीक है, उपनिषद के समय में जो रचना यानी कि उपनिषद का जब रचना हो रहा था उसमें 2 हम लोग ऋषिकाओं के विषय में पढ़े, पहला तो मैत्रेयी के विषय में और दूसरा गार्गी के विषय में। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपको बढ़िया से याद रखना है ताकि आप जवाब दे सकें। उसी तरह से 5 ऋषिका के बारे में जाने हम लोग, ये वैदिक युग के 5 ऋषिकाओं के बारे में और उपनिषद युग के 2 ऋषिकाओं के विषय में जाने, और आगे हम लोग लौकिक संस्कृत साहित्य के युग में जो ऋषिका हैं उनके विषय में जानेंगे। तो लौकिक संस्कृत साहित्य की रचना के समय में बोला गया है कि 44 कवित्रीणाम मतलब 44 मतलब क्या होता है 40। तो 40 कवित्रियों ने मिल करके सार्ध संतम यानी कि साढ़े का मतलब तो बता ही थे आधा, और संतम मतलब 100, तो 100 और आधा यानी कि 150 पद को स्फुट रूप से लिखा। इन्होंने इस प्रकार से लिखा है कि उनके द्वारा यानी स्फुट पदों को लिखा गया है कि उससे वो 40 यानी कि कवित्री जो है यानी कि जो लेखिका हैं वो प्रसिद्ध हो चुकी थी। ठीक है, तो यही चीज लिखा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण 44 कवित्री नाम सार्ध संतम यानी कि 40 कवित्रियों ने मिलकर के 150 पद को लिखा है और उससे यानी कि वो प्रसिद्धि प्राप्त की है। फिर लिखा है तासु विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते, जिसमें विजयांका प्रथम कल्पा यानी कि मुख्य जो लौकिक संस्कृत साहित्य के जो मुख्य कवित्री हैं, सबसे प्रथम कवित्री बोला जा सकता है या प्रथम कल्पा बोला जा सकता है, वो विजयांका है। तो अगर पूछा जाएगा विजयांका किस साहित्य के कवित्री हैं, तो लौकिक संस्कृत साहित्य के कवि। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है, लौकिक संस्कृत साहित्य के किसी एक कवित्री का नाम लिखे तो विजयांका आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए लिखा है कि साच श्याम वर्णा सिद्धि पद्धानैन, यहाँ पे 9 ही होगा तो संयुक्त लिखा गया, तो पद्धानैन स्फुटी भवती, यानी कि जिसके विषय में बताया जाता है कि ये श्याम वर्ण की महिला है और ये एक स्फुट से यानी कि एक पद से यानी कि ये प्रकट होता है कि ये जो विजयांका है वो श्याम वर्ण की महिला यानी कि शामली रंग की महिला है। और इसके विषय में एक देखिए यहाँ पर पद लिखा है नीलोत्पल दल श्यामाम विजयांकाम जानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। इसके अर्थ को समझिए, इसके अर्थ को तो एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछता है लेकिन इससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव पूछ देगा
तो यही चीज यहाँ पे सही ढंग से समझिएगा। देखिए नील का अर्थ होता है नीले रंग का, ठीक है। उत्पल का अर्थ होता है कमल, और दल का मतलब होता है पंखुड़ी, और श्यामा मतलब होता है श्यामले रंग का यानी कि नीले रंग का, ठीक है। यानी कि श्यामले रंग का, ठीक है, या नीले रंग का बोल सकते हैं, नीले तो पहले ही बोल दिया है। तो ये चीज बोल रहा है कि नीलोत्पल दल श्यामम यानी कि नीले रंग की कमल की पंखुड़ी के वर्ण जैसा विजयांका जानी जाती है। यानी कि विजयांका जो थी वो नीले रंग की कमल को जब आप देखेंगे खिलते हुए तो एक लाल रंग का कमल होता है, एक नीले रंग का कमल होता है, एक सफेद रंग का कमल होता है। तो नीले रंग का जो कमल होता है उसी के पंखुड़ी के रंग के जैसा विजयांका का यानी कि उसका वर्ण था, यानी कि श्यामली वर्ण की महिला थी, ठीक है। यही चीज कहा गया है कि नीले कमल की पंखुड़ी के समान विजयांका श्याम वर्ण की महिला थी। और आगे देखिए लिखा है वृथैव दंडिना प्रोक्ताम यानी कि व्यर्थ में ही, वृथैव मतलब क्या होता है व्यर्थ में ही, दंडिना यानी कि दंडी नाम की एक जो कवित्री थी उन्होंने प्रोक्ताम यानी कि उन्होंने बोला है, उक्त किया यानी कि बताई है उन्होंने कि सर्व शुक्ला सरस्वती। सर्व शुक्ला सरस्वती का मतलब क्या होता है, जो इसमें कहा गया कि सर्व शुक्ला सरस्वती का अर्थ हो गया कि सरस्वती सर्व शुक्ल रंग की होती है। सर्व मतलब होता है सभी, और शुक्ल मतलब होता है सर्व मतलब हमेशा भी होता है और सभी भी होता है, और शुक्ल का मतलब हो जाता है सफेद रंग की महिला, या तो बोल सफेद रंग की, या एक तरह से बोल सकते हैं साफ वर्ण की महिला, श्याम वर्ण की महिला नहीं, गोरी वर्ण की महिला ऐसे बोल सकते हैं। और यहाँ पे कहा गया कि सरस्वती जो है हमेशा श्वेत वर्ण की महिला है। तो ये चीज जो बोला है इन्होंने दंडी ने कि जो सरस्वती होती है हमेशा से श्वेत वर्ण की महिला होती है, इन्होंने व्यर्थ में ही कह दिया दंडी ने, क्योंकि विजयांका जो है वो श्याम वर्ण की महिला है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि हमेशा से इन्होंने दंडी ने जो है दंडी ने हमेशा से कह दिया क्या कि हमेशा जो सरस्वती होते हैं यानी कि जो पढ़ी लिखी महिला होते हैं वो गोरी रंग की ही महिला होती है। आप सरस्वती जी का भी अगर देखिएगा प्रतिमा देखिएगा, कुछ फोटो देखिएगा तो उसमें किसी भी जगह पर आप काली रंग की या श्याम रंग की महिला के तौर पर आप उनको नहीं देखिएगा, आप गोरी रंग की महिला को ही देखिएगा, ठीक है। तो ये चीज जो यहाँ पे लिखा है कि दंडी ने जो बोल दिया था कि हमेशा सरस्वती जो होते हैं गोरी रंग की महिला ही होती है, तो ये व्यर्थ में ही कह दिया, झूठ ही कह दिया, जब तक कि उन्होंने विजयांका को नहीं देखा है। ये व्यर्थ बात हो गया, क्योंकि विजयांका श्याम वर्ण की महिला होते हुए भी वो सरस्वती के समान है। अगर इतने बड़े ओहदे पर पहुंच चुकी है, प्रथम कल्पा है विजयांका, और वो श्याम वर्ण की महिला, इसका मतलब है कि सरस्वती श्याम वर्ण की भी हो सकती है। सरस्वती का मतलब क्या हुआ, जो विद्या को देने वाली देवी है, तो विजयांका तो वही है विद्या को देने वाली, एक साधारण ही महिला है तो वही तो देवी होती है ना, जो विद्या को देने वाली है, ठीक है। तो विजयांका जो है वो श्याम वर्ण की महिला है, और जो सब लोग जो बोलते हैं कि सरस्वती जो होते हैं वो गोरी रंग की महिला होती है, ऐसा नहीं है, श्याम वर्ण की महिला भी सरस्वती हो सकती है। तो ये यानी कि इस श्लोक से ऐसा बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया था, ठीक है। तो इसमें अगर इसका अर्थ को समझिएगा तो यहाँ पर लिखा है कि नीले कमल की पंखुड़ी के समान श्याम वर्ण की महिला विजयांका श्याम वर्ण की महिला है। व्यर्थ में ही सर्व शुक्ला दंडी ने ऐसा कहा कि हमेशा सरस्वती हमेशा श्वेत वर्ण की महिला होती है, यानी कि गोरी रंग की महिला होती है। ये चीज हो गया। अब आगे देखिए लिखा है तस्या कालम अष्टम शतकम अति अनुमीयते चालुक वंश से चंद्रादित्य रागी विजय भट्टारिका विजयांका इति बहवो मन्यते। इसमें लिखा है कि तस्या काला यानी कि उसी समय जिस समय विजयांका का बात हो रहा था उस समय बोला जा रहा है कि अष्टम शतकम अनुमीयते यानी कि 8वीं शताब्दी के आसपास में ऐसा अनुमानित किया जाता है कि चालुक वंश से यानी कि चालुक वंश के जो राजा है चंद्रादित्य, उसकी रानी विजय भट्टारिका थी। और बहुत लोग मानते हैं कि विजय भट्टारिका जो है यानी कि चंद्रादित्य की जो रानी है विजय भट्टारिका वो ही विजयांका भी है। तो ऐसा यानी कि कहा गया कि 8वीं शताब्दी के आसपास में एक चालुक्य वंश का यानी कि एक राजा है चंद्रादित्य, चंद्रादित्य की जो पत्नी विजय भट्टारिका है वही विजयांका है, यानी कि विजय भट्टारिका ही विजयांका है, बहुत लोग ऐसा मानते हैं। अब सच्चाई क्या है ये चीज से हम लोग तो अवगत नहीं है, क्योंकि जाकर तो देखे नहीं है हम लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि ऐसा अनुमानित किया जाता है, बहुत लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं
ये जो चालुक्य वंश के जो राजा हैं चंद्रादित्य, उसकी रानी जो है विजय भट्टारिका, वो ही विजयांका है। तो कोई बात नहीं है, हम लोग ऐसा ही मान के चलेंगे, ठीक है। और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है यही चीज, ठीक है। फिर लिखा किंच शिला भट्टारिका देव कुमारी का राम भद्राम्बा प्रभृति और दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका इस स्वस्फुट पद्ये प्रसिद्धा। तो यहाँ पर ये जो कहा जा रहा है, इस जगह पर जो बोला गया है, ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि स्वस्फुट पद्ये प्रसिद्धा, यानी कि अपने स्फुट से प्रसिद्ध हुए हैं कौन कौन। तो दक्षिण भारत की जो और भी अन्य महिला भी है, और भी अन्य यानी कि लेखिका जो है, जैसे शिला भट्टारिका हो गई, देव कुमारी का है, राम भद्राम्बा है, और विजयांका के बारे में भी बात हो गया, ठीक है। तो ये जो चारों महिला है वो दक्षिण भारत की महिला है, और चारों अपने स्फुट से यानी कि अपने पद से अपने समय में प्रसिद्धि प्राप्त की है। फिर देखिए लिखा है विजयनगर राज्य से नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन्ना इति विदित वेव। ऐसा कहा गया है कि विजयनगर राज्य के यानी कि साउथ में जो विजयनगर है, ठीक है, पहले के समय में जो था विजयनगर, ठीक है, एक साम्राज्य था विजयनगर, ठीक है। तो विजयनगर राज्य का जो नरेश है यानी कि राजा जो थे, वो संस्कृत भाषा के संरक्षण में बहुत अधिक प्रयास किए थे, और ऐसा बहुत जगह पर पढ़ने को मिलता है। तेसाम लिखा है अनंतपुरे अपि संस्कृत रचना कुशला राज्यो अभवन। और उसके राज्य में यानी कि जो विजयनगर राज्य के जो राजा थे, जो सम्राट जो थे उस समय के, उसके राज्य में बहुत ऐसी महिलाएं हुई, ऐसी रानियां हुई जो संस्कृत के रचना में कुशल थी। संस्कृत रचना में क्या थी? कुशल थी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है संस्कृत रचना कुशला, ठीक है, यानी कि संस्कृत के रचना में कुशल रानी थी, ठीक है। उनके राज्य में बहुत सारी रानियां थी जो संस्कृत के रचना में कुशल थी, ठीक है। आगे देखिए लिखा है कंपन रायस्य चतुर्दश शतकम राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वामिनो मधुरे विजय घटनामाश्रित रचियत। इसमें देखिए लिखा है कि कंपन राय के जो यानी कि चतुर्दश शतकम यानी कि 14वीं शताब्दी के आसपास में जो शासन कर रहे थे विजयनगर में ही, ठीक है, कंपन राय, उनकी पत्नी यानी कि उनकी रानी गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक एक महाकाव्य का रचना किया, जो मदुरे नामक एक यानी कि मदुरे स्थान भी है, और वहां पर उनके यानी कि पति जो है यानी कि कंपन राय जो है, गंगा देवी के जो पति हैं कंपन राय यानी कि राजा जो हैं, वो जो वहां पर लड़े थे यानी कि युद्ध किए थे और वहां पर विजयी हुए थे, उस घटना पर आश्रित होकर उस घटना को लिख करके एक महाकाव्य लिखा, जिसका नाम क्या है? मधुरा विजयम। तो यही चीज आपको याद रखना है कि कंपन राय की जो पत्नी यानी कि रानी जो है गंगा देवी, उन्होंने मधुरा विजयम नाम का एक महाकाव्य लिखा, जो अपने ही स्वामी यानी कि कंपन राय के विजय घटना के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तत्र अलंकाराणाम सन्निवेश आवर्जको वर्तते। और इसके यानी कि महाकाव्य में यानी कि जो मधुरा विजयम है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो अगर पूछा जाएगा कि कंपन राय की पत्नी कौन थी, तो गंगा देवी ने किस महाकाव्य का रचना किया? तो मधुरा विजयम। मधुरा विजयम किस घटना पर लिखा हुआ है? तो यानी कि लिख दीजिएगा मधुरे विजय घटनामाश्रित रचित, यानी कि मधुरे में जो यानी कि कंपन राय का जो विजय प्राप्त हुआ था उसके घटनाओं पर आश्रित होकर के ये लिखा गया है, ठीक है। तस्मिन्नेव राज्ये षोडश शतके शासनम पूर्वतः अच्युत रायस्य राज्ञी तिरुम्बलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्यम रचियत। देखिए आगे लिखा है कि तस्मिन्नेव यानी कि इसी राज्य में, विजयनगर राज्य का ही बात कर रहा है, राज्य षोडश शतक यानी कि 16वीं शताब्दी में। कंपन राय कब का बात कर रहा था? 14वीं शताब्दी का बात कर रहा था। और 16वीं शताब्दी में कौन सा राजा आया? तो अच्युत राय। 14वीं शताब्दी में कंपन राय था और 16वीं शताब्दी में अच्युत राय आया। और इनकी जो रानी है, इनकी जो पत्नी है तिरुम्बलाम्बा, थोड़ा टेढ़ा आपको नाम देखने को मिलेगा क्योंकि दक्षिण भारत की महिलाओं का नाम है। यहाँ पे ऐसा नहीं है सीता देवी गीता देवी मिलेगा आपको, ठीक है, वहां पे अलग जैसा नाम वहां पे मिलता है, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा ये चीज, इससे रिलेटेड पूछता है सवाल, ठीक है।
कि ये जो है यानी कि तिरुम्बलाम्बा किसकी पत्नी है, तो अच्युत राय की पत्नी है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तिरुम्बलाम्बा ने कौन सा नामक प्रौढ़ चंपू काव्य का रचना किया, तो वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य का रचना किया। चंपू काव्य क्या होता है, तो अलग प्रकार का रचना है। ठीक है, अलग तौर तरीके से लिखा जाता है महाकाव्य को, तो उसी को चंपू काव्य कहा जाता है। ठीक है, तो यानी कि तिरुम्बलाम्बा ने वरदाम्बिका परिणय नामक एक चंपू काव्य का रचना किया, और गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य का रचना किया। ठीक है, तत्र संस्कृत गद्यस्य छठा, जिसमें संस्कृत गद्य का छठा, समस्त पद वल्लिया ललित पद विन्यासन च अतीव शोभते। उन्होंने जो संस्कृत में यानी कि जो पद को लिखा है, गद्य को लिखा है, उसमें ललित पद विन्यास काफी अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। यानी कि ललित पद विन्यास क्या होता है, शब्दों को सजाने का एक तरीका है। ठीक है, फिर लिखा है कि संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतमम समस्त पदम अपि तत्र लभ्यते। और संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दीर्घतमम यानी कि लंबा से लंबा जो पद है वो देखने को मिलता है हम लोगों को। ठीक है, आगे देखिए लिखा है कि अधुना काले यानी कि आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव 1890 से 1953 ईस्वी तक जिनका जीवन काल था, नामधेया विदुषी अति प्रसिद्धा। यानी कि आधुनिक समय में, आधुनिक समय क्या है, वर्तमान से पीछे का बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें गांधी जी सबका यानी कि गांधी जी सबका जिस समय यानी कि कालखंड चल रहा था। ठीक है, तो ये चीज लिखा है कि आधुनिक काल में भी संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव जो है, जिनका जन्म 1890 ईस्वी में हुआ और जिनकी मृत्यु 1953 ईस्वी में हुआ, नाम की एक विदुषी अति प्रसिद्ध हुई। किस नाम की, तो पंडिता क्षमाराव नाम की एक विदुषी यानी कि एक विद्वान महिला प्रसिद्ध हुई। ठीक है, तया स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडिता से महत्व विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। और इन्होंने यानी कि पंडिता क्षमाराव ने ही अपने पिता जो शंकर पांडुरंग पंडित हैं, इनके पिता भी बहुत बड़े विद्वान थे, उनके ऊपर शंकर पांडुरंग पंडित के ऊपर जीवन परिचय को यानी कि जीवन को बताते हुए यानी कि एक जीवनी के तौर पर एक यानी कि काव्य लिखा, या एक महाकाव्य बोल सकते हैं या काव्य बोल सकते हैं। ठीक है, या जो भी बोल सकते हैं, शास्त्र बोल सकते हैं। ठीक है, उन्होंने लिखा है यानी कि ये पंडिता क्षमाराव ने लिखा शंकर पांडुरंग पंडित के ऊपर। ठीक है, और इनका नाम क्या रखा, जो किताब लिखा है, तो शंकर चरितम। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, फिर देखिए लिखा है कि गांधी दर्शन प्रभाविता, ठीक है, सा सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान प्रणीतवती। ठीक है, आगे देखिए लिखा है कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर, ठीक है, सत्याग्रह गीता का रचना किया, मीरा लहरी का रचना किया, कथा मुक्तावली का रचना किया, विचित्र परिषद यात्रा का रचना किया, ग्राम ज्योति का रचना किया, इन सबों का रचना किया इन्होंने ही। ठीक है, और इन्हीं के यानी कि प्रणीतवती यानी लिखा है कि गद्य पद्य यानी कि गद्य के रूप में, पद्य के रूप में जो भी चीजें हैं, ठीक है, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर इन्होंने ही इन सारी चीजों का संस्कृत में रचना किया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। फिर लिखा है कि वर्तमान काले यानी कि वर्तमान समय में अगर आप देखिएगा तो लेखन रतासु यानी कि लेखन में एक तरीके से रत जो महिला है यानी कि लगी हुई जो महिला है, जो जुड़ी हुई महिला है, जो इन्होंने आज के समय वर्तमान समय में भी जो लिख रहे हैं, प्राचीन समय में क्या हो रहा था उसके विषय में तो बात कर लिए, क्या वर्तमान समय में भी कोई महिला है जिन्होंने रचना के विषय क्षेत्र में काम कर रही है, तो हाँ यहाँ पे भी है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कवित्रीषु यानी कि कवियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रवृत्तिया अनुदीनम संस्कृत साहित्यम पुरियंती। यानी कि वर्तमान समय में भी अगर देखिएगा आप तो पुष्पा दीक्षित है, वनमाला है, भवालकर है, मिथिलेश कुमारी मिश्र है, ये सब जो हैं इन्होंने आज के समय में भी संस्कृत साहित्य के रचना, संस्कृत साहित्य को आज भी पूरा करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए वर्तमान समय के किन्हीं दो लेखिकाओं के नाम लिखें तो यही चीज आप लिख दीजिएगा। ठीक है, पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये सब जो है नाम है, ये सबको लिख सकते हैं। ठीक है, आधुनिक काल के किन्हीं एक कवित्री के नाम लिखे हैं, संस्कृत साहित्य के कवित्रियों के नाम लिखे हैं, तो पंडिता क्षमाराव। पंडिता क्षमाराव का कौन सा रचना प्रसिद्ध है, तो शंकर चरितम। ठीक है, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर कौन कौन से पुस्तकों का रचना किया, कौन कौन रचनाओं का रचना किया पंडिता क्षमाराव ने, तो यही सब आप लिख दीजिएगा।
सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति, ये सभी चीजों को आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, एक चीज और है आपके लिए एक विशेष चीज है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो संस्कृत साहित्य में लेखिकाएं जो है इससे रिलेटेड जितनी भी आपके किताब में यानी कि जो दिया हुआ था, एक एक लाइन का अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी में। तो यहाँ भी आप देख करके इसको उतार सकते हैं या आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं अगर आप तो पढ़ना चाहते हैं तो, नहीं तो आपको सही ढंग से हम आपको बिल्कुल बहुत तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से बता ही चुके हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे यहाँ पर ये जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला सवाल यहाँ पर लिखा है कि समाज का यान किसके द्वारा चलता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, तो यान आपको याद रखना है कि समाज का यान किसके द्वारा चलता है, तो नर और नारी के द्वारा, आपको पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद देखिए लिखा है कि ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाएं मंत्र दर्शनवती कही गई। तो ऋग्वेद में 24 ऋषिका मंत्र दर्शनवती थी। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, हम आपको बताए थे। यानी कि ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5। तो तीसरे नंबर में वही प्रश्न है, तो देखिए पर 5 में टिक करेंगे। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो मैत्रेयी थी। ठीक है, उसके बाद मैत्रेयी किस रुचि की थी, तो यानी कि दार्शनिक रुचि की थी। ठीक है, उसी तरीके से याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को कैसा शिक्षा दिया, तो आत्म तत्व का शिक्षा दिया, बताए थे आपको। उसी तरह से यहाँ पर देखिए लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों की संख्या कितनी थी, तो लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्री थी जिन्होंने 150 पद लिखा था। ठीक है, उसके बाद देखिए लौकिक संस्कृत साहित्य की प्रथम कल्पा कौन थी, तो विजयांका। ठीक है, विजयांका किस वर्ण की महिला है, तो श्याम वर्ण की महिला है। ठीक है, शामली वर्ण की महिला है। दंडी की कथन सर्व शुक्ला सरस्वती को किसने गलत कही। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन से रिलेटेड उतना ज्यादा आपको माइंड में नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा यहाँ पे सेंटेंस में कहा नहीं गया था, लेकिन हम पहले ही बना चुके थे, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो सकता है। तो इसको आप गलत ही लेके चलिएगा, क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, समझ गए ना। तो ये चीज आपको याद रखना कि दंडी की कथन सर्वशुक्ला सरस्वती को किसने गलत यानी कि साबित किया, अगर ऐसा रहेगा तो विजयांका हो जाएगा। क्योंकि दंडी का जो कथन था सर्वशुक्ला सरस्वती, यानी कि दंडी का कहना था कि सरस्वती जो होता है हमेशा श्वेत वर्ण की ही महिला होती है, यानी कि गोरी रंग की ही महिला होती है। ये विजयांका ने ही गलत सिद्ध किया, क्योंकि विजयांका श्वेत वर्ण की महिला ना होकर के श्याम वर्ण की महिला होने के बावजूद भी उन्होंने एक यानी कि सरस्वती के परंपराओं को निभाया, यानी कि ज्ञान के चीजों को इन्होंने बताने का प्रयास किया। ठीक है, बेजा भट्टारिका अर्थात विजयांका किसकी पत्नी थी, तो आपको पता होगा चंद्रादित्य की पत्नी थी। चंदादित्य यहाँ लिखा गया, चंद्रादित्य होगा। शिला भट्टारिका राम भद्रांबा देव कुमारी का कहाँ की संस्कृत साहित्य लेखिका थी, तो दक्षिण भारत की, बता ही चुके हैं। गंगा देवी किसकी रानी या पत्नी थी, तो कंपन राय की पत्नी है। ठीक है, याद रखिएगा, आपको याद रखना है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे मथुरा बेजियम की रचना किसने की है, तो गंगा देवी ने। ठीक है, उसी तरह से देखिए आप आगे लिखा है मधुरा विजय महाकाव्य पर किस पर आधारित है, तो पांडुरंग पंडित पर, शंकर पांडुरंग पंडित यहाँ पे होगा पूरा नाम। ठीक है, तिरुम्बलाम्बा कौन थी, तो अच्युत राय की पत्नी थी। ठीक है, वहां पे कंपन राय की पत्नी गंगा देवी, अच्युत राय की पत्नी तिरुम्बलाम्बा। तिरुम्बलाम्बा ने किस चंपू काव्य की रचना किया, तो बरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना किया। पंडिता क्षमाराव किस काल की संस्कृत साहित्य लेखिका है, तो पंडिता क्षमाराव आधुनिक काल की संस्कृत साहित्य लेखिका है। ठीक है, उसके बाद शंकर चरितम की रचना किसने की है, तो शंकर चरितम की रचना की है पंडिता क्षमाराव ने। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। पुष्पा दीक्षित, वनमौला, भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र किस काल के कवित्री हैं, तो ये आधुनिक काल के, ये आधुनिक नहीं वर्तमान काल के हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, उसी तरह से देखिए यहाँ पर लिखा है संस्कृत साहित्य लेखिका में पुरुष से स्त्री का योगदान है कम, समान, निम्नलिखित में से कोई नहीं, तो यहाँ पर समान आपको लेकर चलना है। ठीक है, अपने पिता के सभा में किसने शास्त्रार्थ में कुशल होने का प्रमाण दिया, तो गार्गी ने, आपको बताए थे गार्गी वाचस्पति अपने पिता के सभा में बैठते थे शास्त्रार्थ में कुशल होने के कारण। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन किया गया है, लौकिक संस्कृत साहित्य में कुल 40 कवित्रियों का वर्णन है, शायद देख लीजिएगा थोड़ा सा आप। ठीक है, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ने मिलकर कितने पद्य को लिखा है, तो 150 पद्य को लिखा है, बताए थे। वरदाम्बिका परिणय किस प्रकार का काव्य है, तो चंपू काव्य। ठीक है, शंकर पांडुरंग पंडित के जीवन पर कौन सा ग्रंथ लिखा गया है,
तो शंकर चरितम लिखा गया है। ठीक है, सत्याग्रह गीता किसके मार्गदर्शन पर किया गया है, किसके मार्गदर्शन पर रचना हुआ है, तो गांधी जी के मार्गदर्शन पर। ठीक है, इन्होंने लिखा है, पंडिता क्षमा राव ने लिखा है, देख लीजिएगा आप थोड़ा। उसके बाद देखिए मीरा लहरी किस काल की रचना है, मीरा लहरी किस काल की रचना है, तो आधुनिक काल की, गांधी जी के समय में रचना हुआ है। पंडिता क्षमा राव का जन्म कब हुआ है, तो ये याद भी नहीं है मुझे, यहाँ पर 1890 में हुआ था। ठीक है, और 1953 में उसकी मृत्यु हुआ था। ठीक, तो याद आ गया। प्राचीन काल में मंत्र लिखने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता है, तो मंत्र दर्शनवती कहा जाता था। ठीक है, अब आगे देखिए लघुत्तरीय प्रश्न को देखिए, यहाँ पर लिखा है कि समाज का यान नर और नारी किस प्रकार चलाता है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है, लाइन बाय लाइन लिख दिए हैं कि नर एवं नारी समाज का यान दोनों पहियों के, दोनों पहिए, यहाँ पर देखिए लिखा है कि नर और नारी समाज नामक यान जो है, इनके दोनों पहिए हैं, जो किसी एक के बिना दोनों अधूरा है। हमारे जीवन, हमारी संस्कृति में आज से ही नहीं, प्राचीन काल से ही नर और नारी जिस प्रकार से, यानी कि नर ने अपने, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में अपने योगदान को निभाया, उसी प्रकार से महिलाओं ने भी अपने क्षेत्र को, अपने क्षेत्र में यानी कि विभिन्न प्रकार से, यानी एक तरह से अपने योगदान को निभाया है। तो ये चीज आपको लिख देना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी आप देख के लिख सकते हैं। यहाँ तक देखिए आपका आंसर है। ठीक है, उदाहरण के साथ यहाँ पर लिख दिए हैं। पाठ के आधार पर बताएं कि मैत्रेयी कौन थी, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आप देख के बढ़िया से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, संस्कृत साहित्य का रचना में महिलाओं ने किस प्रकार योगदान दिया है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, संस्कृत साहित्य के रचना में एवं संरक्षण में प्राचीन काल से महिलाओं ने अपना योगदान दिया है। वैदिक युग में यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्बरिणी इत्यादि ने सभी मंत्र दर्शनवती ऋषिका थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचि की थी। शास्त्रार्थ में कुशल होने के कारण गार्गी अपने पिता के सभा में रहती थी। लौकिक संस्कृत साहित्य की रचना में विजयांका पहली कल्पा थी। जो भी हम पूरे बढ़िया से, यानी कि डिटेल में जो चीजें था, यानी कि एक तरह से संक्षेप में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे, कि वहाँ पे जो डिटेल में लिखा था, आज हम लोग यहाँ पे संक्षेप में लिख के, यानी कि ताकि 2 नंबर का ही बने, ज्यादा शब्दों को न लिखना हो और संक्षेप में उसको समझा के निकल जाना है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे किए हुए। लौकिक संस्कृत साहित्य की रचना में विजयांका पहली कल्पा थी, और ये चीज के बारे में आपको भली भांति बता चुके हैं। तो देख लीजिए कि आधुनिक काल के किन्हीं 2 कवित्रियों के नाम लिखे, तो यहाँ पर देखिए लिख चुके हैं, पढ़ लीजिए आप सही से। वर्तमान काल के किन्हीं 2 कवित्रियों के नाम लिखे, तो यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं, 4 कवित्री के नाम लिखा हुआ है। पाठ के आधार पर बताएं कि गार्गी कौन थी, तो यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं। विजयांका कौन थी, वर्णन करें, तो यहाँ पर देख सकते हैं 7वां प्रश्न। ठीक है, विजयनगर की रानियां किस लिए प्रसिद्ध थी, तो ये भी बता दिए हैं, संस्कृत भाषा के रचना और संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप देखिएगा टोटल 8 यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न और 30 के करीब, हाँ 30 यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपने यहाँ पर पढ़ लिया, और बाकी जो क्वेश्चन आंसर भी आपने देखा, उसी से रिलेटेड आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। और अगर उससे रिलेटेड ना भी आए, सेम टू सेम ना भी पूछा जाए, तो आपको अध्याय में हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक लाइन बाय लाइन अर्थ को समझा चुके हैं। ये पार्ट ऐसा है जिसके एक एक लाइन को आपको लिख के याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग नहीं है, बहुत ही बोरियत जैसा है। ठीक है, अगर आप देखिएगा यहीं पर अलस कथा, तो एक छोटा सा कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, उसमें सारे पात्र आपको याद होंगे, लेकिन इसमें ऐसे करके लिखा हुआ है, या इन सारे चीजों को ऐसे करके यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है कि याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। और डाटा यहाँ पर देखने मिल रहा है, अलग अलग जगह पे अलग अलग कालखंड का बात कर रहा है, अलग अलग योगदान का बात कर रहा है, अलग अलग कालखंड में किन किन चीजों का रचना हो उसका बात कर रहा है। तो इन सारी चीजों से रिलेटेड जो यहाँ पर है, इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो ध्यान पूर्वक आप थोड़ा सा याद रखिएगा, या कॉपी में आप अच्छे तरीके से लिख लीजिए, ताकि आपको जो भी पूछा जाए, इस अध्याय से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप बेहतरीन तरीके से जवाब दे सकें। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपके मन में बनता है, ठीक है, संस्कृत से रिलेटेड या और भी दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।